इवन तो आज है हमारा डे 1। आज है मार्च 1। मैंने आप लोगों से कहा था जो बच्चे यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपके पास अगर ये वीडियो है तो आपके पास लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि मैंने आपको एक सीरीज़ कंप्लीट करने को दी थी। मैंने कहा था ये आपका एक स्ट्रैटेजी है, आपका एक टाइम टेबल है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो भी अच्छा है, नहीं करते हो तो भी बहुत अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा है। बट एक मैंने आपके लिए सीरीज़ लाई है जिसमें कि हम लोग पर डे के बेसिस से पहले हम लोग अपनी पॉलिटी कवर करेंगे, फिर हम लोग अपने अदर सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या फिर जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं अभी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पेपर में, हर एक टॉपिक से हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगी और आप मुझे उसके आंसर कमेंट सेक्शन में खुद बताओगे। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, जो कि हमारी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 है। और ये भी हमारा ये जो आपका चैप्टर है ना, इसको मैं आपको 2 सेट में कराऊंगी। ये हमारा सेट 1 है। इन दो सेट में आपकी इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, जिसमें कि जो क्वेश्चन बनते हैं अभी तक बन चुके हैं और जो क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं, जिसके चांसेस है, क्योंकि टॉपिक्स तो वही है ना आपके, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको कवर कराऊंगी हर एक लेक्चर में, हर एक टॉपिक वाइज। या आपके पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो स्ट्रेटजी को फॉलो करके यूपीपीसीएस देने वाले हैं या फिर यूपीएससी देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो कैसी है। आप अगर यूपीएससी भी देने वाले हो और आप अभी तक पढ़ चुके हो उसके बारे में, तो भी आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। थोड़ा लेवल इनका मॉडरेट है, मॉडरेट टू हाई है, लो लेवल नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपसे इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछता, घुमा फिरा के पूछता है, उसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हो। तो हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग जीओआई एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स, पिट्स इंडिया एक्ट और जितने भी सारे एक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे ओनली थ्रू एमसीक्यूज। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पे। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास ये 3 ऑप्शंस दिए गए, इन 3 ऑप्शंस को आप पढ़ोगे। पहला ऑप्शन है आपका, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। अब आपको ये बताना है इनमें से जो स्टेटमेंट आपको दी गई है इनमें से कितनी करेक्ट है और कौन कौन सी करेक्ट है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, जो आपका जीओआई एक्ट है 1858 का, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे, क्योंकि जो हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हुए थे हमारे इंडिया में। इनकी जो गवर्नेंस है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आए हुए थे। इस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं हम लोग। गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से भी इसको बोला जाता है। मेन चीज़ क्या है ना, जब अगर पहला ऑप्शन आप देखो उसमें लिखा हुआ है, इट एंड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया इंट्रोड्यूस बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब आप ये देखो, आपको क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल गया, क्योंकि आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा है तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जो ये बता रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट में 2 चीज़ें हुई थी। डबल गवर्नमेंट तो फॉर्म हुई थी, जिसमें थी एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में। ये 2 चीज़ें थी, जिसमें कि क्या था ना कि हमारा जो इंडिया है वो एक इंडिया उस टाइम पे एक सब्जेक्ट तरीके एक्ट होने लगा था, क्योंकि वो उस पीरियड में वो पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिश काउंसिल के अंडर आने लगा था। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें था डबल गवर्नमेंट, हाँ बीओसी था, एक सीओडी था। ये आपका आंसर सही हो जाएगा पहला वाला। सेकंड क्वेश्चन के बारे में आते हैं, इट चेंजेस द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब आप ये देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपका 1773 का जो एक्ट था, 1773 वाले एक्ट में क्या था कि गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया था उसको, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोले लगे थे हम लोग। उसके बाद जो हमारा दूसरा एक्ट आया था कुछ टाइम बाद, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसको हम लोग क्या बोले लगे थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लगे थे। अब इस एक्ट में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट में बोले लगे थे, हम लोग बोले लगे थे इसको 1858 के एक्ट में। उसके बाद जो हमारा बाद में एक्ट आता है उसमें हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोले लगे थे, वाइसरॉय बोलने लगे थे। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड ऑप्शन, इट क्रिएटेड अ ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। मतलब इसने क्या किया था, एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। थर्ड ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए एक न्यू ऑफिस फॉर्म किया था, बट वो डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर ही आता था जो हमारा सेक्रेटरी था। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, पहला ऑप्शन आप इसको पढ़ो, द एक्ट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रिड्यूस इट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। आपका अगर 1773 के बारे में बात करते हैं, 1784 के बारे में बात करते हैं, 33 के बारे में बात करते हैं, 84 और 73 ये हैं। अब आपके अगर इनके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को रेगुलेट करता था। 1784 वाला जो एक्ट था
पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें क्या था, डबल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी। तीसरा वाला जो था ये एक चार्टर एक्ट था, इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो मिलिट्री ना होकर, मतलब कि उसकी जो पावर्स थी उनको छीन के उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दे दिया था। इसके बाद आपने नोटिस भी किया होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारा जो भी रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो रोल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था आगे जब आप और एक्ट्स को पढ़ते हो। तो आपका आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया। तो जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, द एक्ट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था उसको, सही है हमारा। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन ऑल द मिलिट्री एंड सिविल पावर्स, ये भी हमारा सही हो जाएगा। 1858 में उसको वाइसरॉय बनाया गया था। चार्टर एक्ट में उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट था तो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। तो ये सिंपल हो गया था, आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें को ये बताना है आपकी कौन सी स्टेटमेंट है जो आपके लिए करेक्ट नहीं है। सबसे पहला है आपका, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल एंड पंजाब के लिए। तो अब पहली स्टेटमेंट अगर आप देखो, उससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूँ। हमारा जो 1861 का जो एक्ट था हमारा, इस एक्ट में क्या था, इसको हम लोग काउंसिल एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान रखना। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। अब आप ये देखिए, जो हमारा 1861 का एक्ट था, ये हमारा 1861 एक्ट, इसमें आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहला होगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन, ये आप याद रखो। रूल्स याद रखो, ऑर्डिनेंस याद रखो, लिखते जाओ अपनी कॉपी में, ऑर्डिनेंस याद रखो, लॉ मेकिंग याद रखो। अब आपके 4 पॉइंट्स हैं। ओह गॉड, अरे तो पूरा चला गया, दोबारा लिख देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको इसमें 4 पॉइंट याद रखने हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, रूल्स, ऑर्डिनेंस, लॉ मेकिंग, ये आपके 4 पॉइंट है। अगर आपने इनको याद रखा तो आपका ये 1861 का जो आपका एक्ट है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट क्या है, आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब कि उस टाइम पे क्या था, जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर थी उनकी मद्रास एंड बॉम्बे से ले ली गई थी, ठीक है। उसके बाद जो रूल्स आते हैं, रूल्स और जो ऑर्डिनेंस के बारे में जो बताया जाता है, इसमें जो वाइसरॉय के अंडर आ गए थे ना, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें वाइसरॉय के अंडर आ गई थी, जिसमें एक टाइम पीरियड दिया गया था ऑर्डिनेंस को कितना, 6 महीने का। वही जो लॉ मेकिंग वाली बात आती, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या थी, जिसमें कि कितने लोग जुड़े थे, 3 लोग जुड़े थे आके, कहाँ के, महाराजा जुड़े थे आके, पटियाला के, बनारस के, और तीसरा कौन था, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा तीसरा आपका कौन सा था। तो आपको इनका कोई शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लो। अगर 1861 का याद रखना है तो आप इसको लॉर्ड मान सकते हो। ये आपका एक इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, जिसमें कि लॉ मेकिंग हो जाएगा, ऑर्डिनेंस हो जाएगा, रूल्स हो जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन होगा। अब ये 4 चीज़ें आपने देख ली हैं। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ पे। ये हमारा क्वेश्चन, तो इसमें पहला जो दिया गया, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल एंड पंजाब, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन वाले में देखा है, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर थी वो चेंज हो गई थी। उसके साथ ही साथ थी, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू द ऑर्डिनेंस विदाउट कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इट प्रोवाइडेड द वाइसरॉय कुड नॉमिनेट इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडिया का जो लोग थे उनको उन्होंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया था अपनी काउंसिल में। और जो हमारा 4th है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, इस एक्ट में नहीं हुआ था ये, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा।